मैंडा इश्क वे तू जान वे तू मैंडा इश्क वे तू जान वे तू मैंडी जिंदड़ी दीन ईमान वे तू मैंडी मस्जिद मिंबर हज ज़कात मस्जिद मिंबर हज ज़कात क़िबला काबा ईमान वे तू क़िबला काबा ईमान वे तू ओ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा नाम सुहेल यूसुफ़ ख़ान है और मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, एकेडमिक हूँ, एक साज़ बजाता हूँ जिसका नाम है सारंगी। सारंगी जैसा कि लफ्ज़ है, वही इसका मतलब है। एक एक शब्द है हिंदी का बड़ा पुराना सौरंगी। इसके मायने ये हैं कि एक ऐसा साज़, एक ऐसा वाद्य जिसमें 100 तरीक़े के रंग हमें सुनाई देते हैं अगर बजाने वाले में वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी है। और रंग एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्रीय संगीत का, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का, कि मेलोडीज़ को रंग की तरफ मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है।
तो इनफैक्ट जो टर्म है राग या राग संगीत, उसका मतलब भी रंग होता है। तो राग शब्द एक संस्कृत वर्ड है रंज, उससे निकलता है। तो एक कहावत है, रंजेति इति रागः। सो राग वो है जिसमें से रंग निकले, जिसमें से मूड, एक्सप्रेशंस, भावनाएं, इमोशंस निकले। तो सारंगी में कहते हैं कि वो सारे के सारे रंग निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैडनेस, हैप्पीनेस, melancholiness, अब ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसमें आप त्योहार और रिलीजियस फेस्टिविटीज़ के गाने आप इसमें मिला लेते हैं, और ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमारे कल्चर की जितनी भी है, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अलग-अलग मौसम और अलग-अलग कल्चरल रिलेटेड चीज़ें, रीजनल रिलेटेड चीज़ें, फ़ोक रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो एक एक जुट होके एक राग संगीत उसमें मिलाता है। तो ये एक अपने हिसाब में बहुत ही अ, जिसको बोलते हैं कंप्लीट साज़ है, और गले के, वोकल के बहुत करीब, सबसे ज़्यादा करीब इसको माना जाता है। इसमें अगर जैसे मैंने कहा सारंगी प्लेयर में अंडरस्टैंडिंग है, वो कैपेबिलिटी है, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंडियन वोकलिस्ट की जो सारंगी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इनफैक्ट सारंगी एकमात्र ऐसा वाद्य, ऐसा साज़ है जो साज़ होने के बावजूद वोकल म्यूज़िक अप्लाई करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारंगी प्लेयर पहले वोकल सीखता है, फिर सारंगी उठाता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना होता है एक-एक न्यूआंस, एक-एक वो हरकत, बारीकियाँ जो आप गले से निकाल रहे हैं। और गले से निकालने के बाद एक स्टेज, एक ओहदा ऐसा आता है कि जब आपका गला सारंगी बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया। बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं। तो बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब शॉप्स पे जैसे जाते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखता, सितार दिख जाता है, बांसुरी दिख जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आपकी तरफ वापस आते हैं। अ, आपको ये साज़ कैसे मिला? आपने कब शुरुआत की? किन लोगों से आप सीखे? मैं एक सिलसिले से आता हूँ, एक बहुत लंबी लीनिएज से आता हूँ, और अपनी पीढ़ी का मैं 8वीं जनरेशन हूँ, जो ये ट्रेडिशन कैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरे बुज़ुर्गों ने ये ट्रेडिशन, ये धरोहर, ये हेरिटेज सौंपा और मुझे इस लायक समझा कि मैं इसको निभा पाऊँ। मेरे मरहूम नाना जी उस्ताद साबरी ख़ान साहब अ, बहुत ज़बरदस्त सारंगी प्लेयर रहे अपने ज़माने के, बहुत इन्फ्लुएंशियल सारंगी प्लेयर रहे। 1969 में जो पंडित रविशंकर जी का पहला टूर अमेरिका गया था, कॉल्ड द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसकी बाकायदा एलपी भी रिलीज़्ड है, और उसमें नाना जी भी थे बतौर अ, और बड़े-बड़े नामों के, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, तो पंडित रविशंकर जी खुद, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो बड़े-बड़े नाम उसमें मशहूर थे, और इन लोगों ने ऑल ओवर अमेरिका उसका प्रचार किया। तो वो ख़ैर मेरे उस्ताद, मेरे रहबर, मेरे पीर जो आपको कह सकें, मेरे दोस्त भी बन गए थे वो एंड में बहुत अच्छे।
लेकिन उनसे पहले उन तक पहुँचने के लिए मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थे कि उनका उस ज़माने में इतने छोटे बच्चों पे अटेंशन ज़्यादा नहीं था, और वो बहुत हमारा वो टेस्ट लेते थे कि हम इस काबिल भी हैं कि इसको निभा पाएँ, क्योंकि ऐसे बच्चे काफ़ी आते हैं जो रॉ में या हिरस में या ट्रेन में कहते हैं हाँ हमें सीखनी है, फिर 2 महीने किया, 3 महीने छोड़ दिया। तो उनका ये था, उनका ही नहीं सारे उस्तादों का, कि आप ये साज़ करें तो कमिटमेंट से करें वरना ना करें। तो उनसे पहले हमारे मामा उस्ताद कमाल साबरी साहब, जो बहुत मशहूर हस्ती हैं और बड़े कामयाब म्यूज़िशियन, उस्ताद, सारंगी पैर, बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। तो उन्होंने मेरे अंदर टैलेंट डिटेक्ट किया। पहले गाना सिखाया और उसके बाद बोले कि अच्छा देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक रुझान है इस इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो तुम क्या सीखोगे? तो मैं तो शौक में बोल दिया, जी मैं सीखूँगा। तो कहने लगे अच्छा, कहना कल आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मुझे बाहर एक लंबे वॉक पे लेके गए, मुझे याद है, कमाल मामा। फिर उन्होंने मुझे इसका अगला पिछला सब बता दिया कि इस कमिटमेंट का मतलब क्या है और क्या मतलब होगा कि हम जब 30 साँस तुम्हारे हाथ में देंगे। एंड दैट वॉक चेंज्ड माय लाइफ। आई वाज़ 7 इयर्स ओल्ड एंड इट वाज़ अ बिट टू मच फॉर मी टू टेक इन, और बहुत सी बातें समझ में भी नहीं आई। उन्होंने मुझे ये बताया कि स्टेज के पीछे क्या होता है। जब आप टूर पे जाते हैं तो क्या होता है, वो जो आपको ग्लैमरस लाइफ नज़र आती है, वो सिर्फ़ 2 घंटे आप स्टेज पे बैठे हो, उसके आगे पीछे की एंग्ज़ायटीज़, प्रेशर, खाना ना मिलना, लोनलीनेस, रियाज़, और मतलब हर मोमेंट पे ज़्यादा आपको फेलियर्स जानना, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ़ एक था कि सारंगी प्लेयर बनना है। तो ख़ैर उन्होंने मेरे हाथ में दी, मैं थोड़ा बहुत बजाने लगा। नाना भूई के पास जाता था, वो मुझे भगा देते थे, वो कहते थे आई थिंक ही इज़, वो ये सिर्फ़ ट्रेंड वाला मामला है। फिर करते, 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 करते एक वक़्त ऐसा आया कि नाना जी ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो वहाँ से बस सिलसिला चालू है। जी। रीज़न साज़ उठाने का यही था कि फैमिली में आप सबको देखते आ रहे थे, दैट वाज़ द मेन अट्रैक्शन। वेल, अट्रैक्शन कह लीजिए या ये कह लीजिए दैट द इंस्ट्रूमेंट चोज़ मी रादर देन मी चूज़िंग द इंस्ट्रूमेंट। वो लोग कहते हैं कि क्यों चूज़ किया? तो मैं बस, मुझे ये याद है कि मैंने जब होश सँभाला, कॉन्शसनेस गेन की, तो जब ये मुझे दिखा और सुनाई दिया, और जब ऐसे दिग्गज आपके सामने बजा रहे होते हैं, तो आई वाज़, मेरे पास सिवाय सरेंडर करने के और कुछ नहीं था। सो तब मुझे समझ में आ गया था कि यही मेरी ज़िंदगी होगी और यही मेरा फ़ोकस है, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और भला हो हमारे पेरेंट्स का कि उन लोगों ने भी हाथ उठा ली, उन्होंने भी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर ही बनना है, जबकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। और उनको पता था कि ऐसा तो नहीं था, उन्होंने पूरे घर में आप जो नाम लें वो एक आर्टिस्ट ही है, तो ये पता है कि आर्टिस्ट लाइफ़ कितनी मुश्किल होती है। तो सिर्फ़ मेरी वालदा, मेरी मदर ने ये प्रेशर मुझे ज़रूर किया कि भाई कुछ भी करो, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ज़रूर लेना। और ख़ैर वो खुदा उनको सलामत रखे, उन्हीं की वजह से जो बाकी एकेडमिक रिसर्च वग़ैरह हुई है, वो जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए, उन्हीं की वजह से हुआ है। जी। तो आपकी तब एज क्या रही होगी जब तो मेरी सो देखिए, हमारे घर में क्या होता है कि अगर आप पूछें तालीम कब चालू हुई, तो ये बताना मुश्किल है। क्योंकि हम बंदिशें पिकअप कर लेते हैं, जैसे लोग मदर टंग के फ्रेजेज़ याद कर लेते हैं, कैसे हो, क्या हो रहा है, नाम क्या है? ऐसे हम लोग गाने याद कर लेते हैं। हमें याद है कि मैं अपने आप क्रॉल करता हुआ गया और तबला बजाने लगा, देख के दूसरों को, वो हम मिमिक करते हैं। लेकिन एक्चुअल तालीम जिसे बोलेंगे वो 7 साल की उम्र से शुरू हुई, जब मेरे नाना अब्बू ने बाकायदा बतौर, एक रिचुअल होता है उसका कि आप बड़े उस्ताद पंडित लोगों को बुलाएँ और सीधे हाथ पे एक वो लाल धागा, लाल डोगी डोरी जिसको गंडा बोलते हैं हम लोग, वो बाँधते हैं। तो जब गंडा बंधन सेरेमनी हुई और उसमें प्रेयर होती है, और जो हमारे घराने की जो जितनी भी उसमें अदब एहतराम के साथ बुज़ुर्गों का नाम, शजरा, फैमिली ट्री पढ़ा जाता है, वो दिखा के कि अब आप लोग एविडेंस हो कि ये मेरा अब सिर्फ़ नवासा नहीं है, अब मेरा शागिर्द, शिष्य हो चुका है, बॉन्ड अलग हो गया है। अब इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे है और मेरी ज़िम्मेदारी इस पे है। तो वो दिल जो मिलने वाला हिसाब है। हुँ।
कि अब सीना बसीना तालीम चालू होगी कि आप सिर्फ म्यूज़िक नहीं सीख रहे हो, आप सीख रहे हो एटिकेट्स, आप सीख रहे हो मैनरिज़्म, आप सीख रहे हो कल्चरली आप दुनिया को कैसे अच्छा बनाओगे अपनी प्रेज़ेंस से। आप ये कैसे सिखाओगे कि हम आज जो इतनी डिस्क्रिमिनेशन भरे माहौल में कब से रह रहे हैं, हाउ कैन वी फिगर आउट टू लिव टुगेदर? अब हम नमाज़ पढ़ के बैठे हैं तो जी कृष्ण जी की बंदिश क्यों गा रहे हैं? उसमें जीसस, मोसेस के नाम क्यों आ रहे हैं? सूफ़ी संतों के नाम क्यों आ रहे हैं? कबीर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? मीरा ज बाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है? वो सारी चीज़ें बहुत ही एक सेक्युलर लेवल पे वहाँ से शुरू होती है। तो वो एक रिचुअल वहाँ से शुरू हुआ 7 साल की उम्र से और फिर 11 साल की उम्र में मैंने अपने नाना साहब के साथ पहला इंटरनेशनल टूर किया, जो उन्होंने यूरोप टूर किया था। उसमें कॉन्सेप्ट था कि 3 जनरेशन्स ऑफ सारंगी प्लेयर्स टुगेदर ऑन स्टेज अरे वाह! एंड आई वाज़ द थर्ड ऑब्वियसली। और मेरा बहुत ही पुख्ता छोटा-सा रोल ये था कि मैं एंड में आके 15 मिनट का एक पीस बजाऊँ और बड़ा क्यूट सा वहाँ वही लेके निकल जाऊँ वहाँ से। तो मेजॉरिटी ऑफ योर लर्निंग फर्स्ट हैपेंड विद आपके मामा जी जी, और फिर आपके नाना नाना साहब। जी, जी बिल्कुल, बाकी जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल रागदारी वगैरह वहाँ से आई, टेक्निकल सारा मामला कमाल मामा ने किया और रागदारी भी बहुत सीखी, अभी भी सीखते हैं उनसे जब भी वो तो देखिए गुरु ऐसा होता है हमारे यहाँ के वो ताउम्र आपकी तालीम चलती रहती है। जी। और पहला सुहेल भाई का सोलो परफॉर्मेंस कब और कहाँ? दिल्ली में ही पहला इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वो भी कमाल मामा जी ने कोई इवेंट कराया था तो वहाँ छोटी-सी हाज़िरी लगी और उसके बाद एक 1 साल बाद ही उसके बाद पहला मेजर मेरा कॉन्सर्ट हुआ जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में फर्स्ट प्राइज़ जीता मैंने सारंगी में। अरे वाह! उसके 3 ऑडिशंस 3 लेवल्स होते हैं तो उसका कॉन्सर्ट फिर आई थिंक त्रिवेणी में हुआ था, वो शोकेस वगैरह करते हैं। जी। और इस दौरान क्योंकि आप दिल्ली में ही पले-बड़े हुए जी, हैं, जी। तो एक इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न कल्चर और वो सब भी रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअली इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न कल्चर तो मैं जब लड़का बाहर निकलने लगता है, हैंग आउट करने लगता है, उससे पहले हो गया था। अच्छा। उससे पहले हम लोग कमाल मामा को सुनते थे फ़िनलैंड में अपराइट बेस के साथ बजाते हुए, हार्प प्लेयर्स के साथ बजाते हुए और ए आर रहमान वाज़ बिकमिंग अ फिनोमेना, राइट? रोज़ा आई थी, तो सडनली बेस गिटार सुनाई देता था, पीछे पैड सुनाई देते थे, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यू एज साउंड बन रहा था, तो वो एक 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 अट्रैक्शन थी कि यार ये राग जब हम इन चीज़ों के साथ बजाएँगे तो उसका एक क्या निचोड़ निकला। शक्ति ऑलरेडी एक फिनोमेना बन गया था, रिलिजन बन गया था एक्चुअली हम लोगों के लिए, फिनोमेना कहना ठीक नहीं होगा, उसके लिए एल शंकर जी, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब ये लोग और सुल्तान ख़ान साहब के प्रोजेक्ट्स बहुत से इंटरनेशनल आर्टिस्ट के, तो इन लोगों को ऑलरेडी हमने देखना शुरू किया था। लेकिन फिर जब हम बाहर निकलने शुरू हुए तो सबसे पहली मेरी मुलाकात हुई द बलानी फैमिलीज़। अच्छा। तरुण बलानी से मैं एक बहुत मशहूर ड्रमर हैं और मैं उनसे एक टीवी शो के इंटरव्यू में मिला और उस टीवी शो का नाम था शाइनिंग स्टार्स या कुछ मुझे याद नहीं, अच्छा। बच्चों का टीवी शो जी, जिसमें जी। हर स्कूल्स ने अपने म्यूजिशियंस भेजे थे या अचीवर्स बच्चे, तो उनका हमारा इंटरव्यू था। तो आपकी वहाँ क्या एज रही होगी तब? एज मुझे बिल्कुल याद नहीं है बट स्टिल स्कूल में थे? स्टिल स्कूल में था मैं आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड में अच्छा। होऊँगा, हाँ, तो हाई स्कूल जी, जी। की तरफ जा रहे हैं हम और तरुण हमसे थोड़े सीनियर थे। तो मैं वहाँ उनसे मिला और और भी बहुत से लोग थे लेकिन वो कुछ हम दोनों एक-दूसरे से ऐसे प्रभावित हुए कि वो एक हमारे यहाँ बोलते हैं कि चावल के दाने से पता लग जाता है बिरयानी कैसी बनी है। तो वो हिसाब हुआ एंड वी जस्ट कनेक्टेड राइट अवे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक बड़ा भाई है जो बहुत रागदारी वगैरह से प्रभावित है, गिटार बजाता है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं गया उनके पास और ये लोग एक बैंड इन लोगों ने शुरू किया था उस ज़माने में इनकॉग्निटो। तो अ, उसमें हम लोग बजाने लगे। फिर कुछ गिग्स भी किए कॉलेज फेस्टिवल्स इधर-उधर। दिल्ली में भी एक मेज़ करके वेन्यू होता था, हाँ। वहाँ बजाया मुझे याद है उस वक़्त स्मोकिंग अलाउड थी अंदर। तो मैं बहुत ही मतलब आई डिडन्ट इवन हैव फेशियल हेयर तब की बात कर रहा हूँ मैं। और वो परफ़ॉर्मेंस मैं करके जब घर पहुँचा तो मेरी मम्मी वाज़ इन अ शॉक क्योंकि मेरे अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ़
सिगरेट की स्मेल आ रही थी, तो मैं क्या कर रहे हो तुम, सिगरेट पी के आए हो, ये वो। एंड इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक हर अंडरस्टैंड कि भई वो वेन्यूज़ ऐसे ही होता है। और एंड शी जस्ट कुडन्ट कॉम्प्रिहेंड विद द फैक्ट कि एक सारंगी प्लेयर एक पब में क्यों परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब वो क्या साउंड इंजीनियर्स भी नहीं कर पाते थे कि भाई तुम यहाँ क्यों आ गए हो? ये थी मतलब व्हाई आर यू हियर? आई वाज़ लाइक इवन आई डोंट नो। तो एनीवे वो एक पहला जैसे बोल लीजिए एक सेगवे था इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हाँ सीन में जी। घुसने का। जी। तो ये अभी भी जब आप स्कूल में थे, ये मेज़ वाला परफ़ॉर्मेंस जी, तब हुआ जी। और आप और तरुण भाई अलग-अलग स्कूल्स में थे? जी, वो लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में थे, मैं टैगोर इंटरनेशनल वसंत विहार में था। अच्छा, अच्छा। कोई स्कूल में कुछ इंटरेस्टिंग आपका म्यूज़िक रिलेटेड इंसिडेंट हो? बहुत, मैं स्कूल बैंड में भी बजाता था और मुझे याद है हम लोग सारंगी के साथ एक गाना कवर करते थे चेंजेस बाय यस। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वेक अप बाय रेज अगेंस्ट द मशीन अरे वाह! हम लोगों ने पेप्सी स्टॉर्म में बजाया एंड हमें आई थिंक सेकंड प्राइज़ मिला था एंड आई गॉट द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट प्राइज़। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन वो इन्फ्लुएंसेस वहीं से शुरू हुए। इसकी कुछ रिकॉर्डिंग कहीं होगी सोहेल भाई? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आई वुड पे विद माय आर्म्स एंड लेग्स बिकॉज़ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था। अ, अब वो अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि कौन करा रहा था पेप्सी स्टॉर्म। और मुझे याद है कि अश्विन भाई, ऑरेंज स्ट्रीट के ड्रमर, जी, जी, जी। वो जज थे और डॉनी आनंद डॉन भट्ट, हाँ जी, वो हाँ भी जी। जज थे इसमें और 1-2 लोग और थे मगर ये हमारे सीनियर लोग सीन के। इनके बाद हमने उनके साथ काम भी किया। तो कोई स्कूल का आप स्कूल में एक तो आपके टीचर कौन थे? अगर आपको नाम हाँ, याद हो? म्यूज़िक टीचर तो एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक टीचर थे हैं अभी भी वो मगर आई थिंक शी इज़ रिटायर्ड सुमिता दत्ता मैम और रविंद्र संगीत की बड़ी ज़बरदस्त टीचर और मुझे बहुत प्यार करने वाली, उनके साथ हम लोगों ने बहुत बजाया। एक कथक टीचर थे बृजमोहन सर, उसके अलावा कुछ ऐसे म्यूज़िशियंस जो बाद में रॉक सीन के बहुत स्टार लोग हुए, वो टीचर्स नहीं थे बट स्टूडेंट्स से पृथ्वीश भाई, पृथ्वीश देव, उनके बड़े भाई देव भी हमारे स्कूल के थे। देम क्लोन्स पूरा वहीं से बना और शुरू हुआ। तो उन लोगों से इंटरैक्शन से ये लोग ऑलरेडी एक एक इतना नॉइज़ क्रिएट कर रहे थे सीन में कि हम लोगों के लिए इन्होंने रास्ते बनाए, जी। यू नो कि जब ऑलरेडी सीनियर्स इतना अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों के रास्ते बने। उसमें एक डॉनी बेंजामिन बड़ा ज़बरदस्त बेस प्लेयर, बहुत टैलेंटेड और उनके भाई रॉनी बेंजामिन जो वोकलिस्ट और ड्रमर भी है, कंपोज़र भी बहुत अच्छे हुए। बाद में उन्होंने एक बैंड बनाया था अक्षय रहेजा जी के साथ इनफ्लेयर और ये इतना इंटरेस्टिंग टाइम है जब ऑलरेडी इससे पहले बहुत काम हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक शुरू यहाँ से हुआ। इससे पहले शिवा, इंडियन ओशन, परिक्रमा वाज़ ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड, मृग्या, तो बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही थी ऑलरेडी प्री इंटरनेट वगैरह के बावजूद। सीडीज़ से भी पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोगों को आसानी ये हुई कि ऑलरेडी एक कल्ट एस्टेब्लिश कर दिया था इन लोगों ने। जी। तो हमें बस एक नया प्रोडक्ट हमें लेके आना था और वही हुआ, वो एस्टेब्लिश हुआ और ऑलरेडी ऑडियंस आ गई। तो स्कूल के बाद फिर आप कॉलेज डीयू गए। स्कूल के बाद नहीं, स्कूल में एक चीज़ और हुई, आर्टिस्ट अनलिमिटेड, अरे! जी, जी। दैट वाज़ आल्सो अ बेंचमार्क। बेंचमार्क, कल्ट, कल्ट, कल्ट का सुपर कल्ट बोल लीजिए और अ मेल्टिंग पॉट फॉर ऑल कल्चर्स टू बी कमिंग टुगेदर। एनेट फ़िलिप जी का क्या ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है जी, इसमें। बिल्कुल। फिर वो कहाँ लेके गईं बर्कली में और फिर जो उन्होंने ज़ाकिर हुसैन जी को पीएचडी वगैरह दी और ए आर रहमान जी को बुलाया और शंकर महादेवन जी को बुलाया और जी कितने बॉलीवुड के बड़े ज़बरदस्त लोगों को बुलाया और उनका इतना अच्छा उन्होंने बर्कली का जो इंडिया म्यूज़िकल एक्सचेंज प्रोग्राम किया वो एनेट फ़िलिप जी के ही सारे कंट्रीब्यूशन है। एनीवे सो उन्होंने ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया था जिसके बारे में लोग बात करते थे। तो मुझे पृथ्वीश जी और डॉनी बेंजामिन जी ने बोला कि सोहेल तुम्हें रीच आउट करना चाहिए उनको कि ऐसे-ऐसे हो रहा है और आई थिंक यू वुड डू रियली वेल। तो मैंने उठा के एनेट को फ़ोन करा। सो एनेट ने बोला कि हाँ, ठीक है आ जाओ। हमारे यहाँ तो एक इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी है, तुम उसमें इंटरैक्ट करो। तो ये भी अद्वैता से भी पुरानी बात है ये। तो वहाँ पर मैंने पहली बार उज्ज्वल जी को डिस्कवर किया।
उज्ज्वल जी और मेरी वहाँ मुलाकात हुई और हम लोगों ने वहाँ बजाना शुरू किया। फिर उसमें बाद में आदित्य जी भी आए, गौरव चिंतामणि जी ने भी आके गिटार बजाया। बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट, क्लैरेन गोंजाल्वेस जी, मेरे फर्स्ट बैंडमेट इनकॉग्निटो में वो थे हमारे साथ और हमने बड़े ज़बरदस्त मोमेंट्स और कॉन्सर्ट्स और क्या बताऊँ मैं, क्या-क्या चीज़ें शेयर की हैं, क्या ज़बरदस्त टाइम था वो। वहाँ से और एक्सपोज़र हुआ, जी, ना कि सिर्फ़ ऑडियंस से बट इतने क्रिएटिव हेड्स से कि कोई म्यूज़िक में कुछ कर रहा है, तो कोई डिज़ाइनिंग में कोई कुछ कर रहा है, तो लेकिन सब हैं उनका काम म्यूज़िक का, यू नो? तो वो एक एक बड़ा ही अंडरग्राउंड सीन वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से करते जब कॉलेज आए, तो कॉलेज के आने के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के पहले ही अद्वैता की बातचीत शुरू हो गई थी। अच्छा। जी, 2004 में इन्फॉर्मली हम लोगों ने कर दिया था कि हम लोग अद्वैता बनाएँगे और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कभी कोई बिकॉज़ अद्वैता वाज़ आल्सो ट्राइंग म्यूज़िशियंस। जी, जी। तो मेरी खुद की भी एंट्री उसमें ऐसी हुई थी कि दे वर ट्राइंग आउट। कोई ऐसा वो था नहीं कि भई अब आप आ गए हो तो आप इसमें रहोगे ही। तो मुझे बड़ी इनसिक्योरिटी हुई। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे छोड़ ही ना पाएँ। तो मैंने कहा मैं इनको गा के भी सुनाऊँगा और सारंगी भी ऐसी-ऐसी अलग-अलग ट्यून में बजा के सुनाऊँगा और खुद ट्यून सजेस्ट करूँगा कि मुझे छोड़ ना पाएँ। मज़ाक कर रहा हूँ। मगर वो एक था कि ये लोग एक उसका बड़ा ही कोलैबोरेटिव स्पेस रखे रादर देन अ कोर यूनिट। और उस समय कोर मेंबर्स कौन-कौन थे? तो जैसा मैंने बोला उज्ज्वल जी, अनिंदो बोस जी से मेरी एयू में मुलाकात हो गई थी और पैरेलली एक बैंड चल रहा था व्हिच वाज़ टर्निंग हेड्स एट द टाइम वाज़ फ्राइडे द 13th। यस। ज़बरदस्त बैंड है। उसमें अभिषेक माथुर जी जिनको शेखू बोलते हैं हम प्यार से, वो बेसिस्ट थे। कमाल के सिंगर सॉन्ग राइटर। उनसे जब मैं पहली बार मिला तो मतलब मैं हिल गया कि यार ऐसा भी कोई हो सकता है। एंड ही वाज़न्ट एक्सेंट्रिक, ही लुक्ड लाइक अ वेरी नॉर्मल गाय। पर जब वो अपने कीबोर्ड पे बैठते थे और वो उस वक़्त रीज़न में काम करते थे, उसमें से ऐसी आवाज़ें निकलते थे कि हम आई वाज़ मतलब मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुन के। मज़ाक नहीं कर रहा। कभी ऐसा लगता था कि आलाप हो रहा है उसमें, तो कभी रागों के नोट्स नज़र आ रहे हैं, वो छोटे से बॉक्स के उसमें से। तो कोर यूनिट आपने अच्छा सवाल किया, तो कोर यूनिट वाज़ आदित्य जी। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है, उन्होंने अद्वैता का नाम अद्वैता रखा। ही वाज़ इंटू अद्वैता फिलॉसफी एक्चुअली। ओके। जो अद्वैता वेदांता फिलॉसफी है, वो शुरू से बहुत ही इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल माइंड रहे हैं। तो उनकी ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। उसके बाद तरुण जी ड्रमर होते थे हमारे और आई थिंक सेकंड गिटार अभिषेक जी ने बोला कि मैं बेस नहीं बजाऊँगा, मैं गिटार बजाऊँगा। तो अभिषेक बिकेम द सेकंड गिटारिस्ट, इंदु जी वाज़ ऑन द कीबोर्ड्स। उज्ज्वल जी को हमने तब तक इनिशिएट नहीं करा था, एक और वोकलिस्ट थे सिद्धांत भाटिया जी, हाँ। वो आए और एक एयू के ही सिंगर थे रॉबिन, जिन्होंने हमसे उन्हीं का पहला अ, डेमो गाया था। बड़ी खूबसूरत आवाज़, वो अभी मिसाल के तौर पर 15-20 साल बाद मुझे वो कलकत्ता में मिले, जब हम लोगों ने जैज़ फेस्टिवल बजाया वहाँ किसी और के साथ एंड रिमाइंड मी कि क्या हमने टाइम किया था। एनीवे, सो ही वाज़ द वेस्टर्न वोकलिस्ट और सारंगी पे मैं था। तो दिस वाज़ लाइक द कोर ग्रुप और बेसिस्ट आ जा रहे थे। इसके बाद जब आप कॉलेज में गए आप किस कॉलेज में गए और वहाँ सीन कैसा था? मैं वेंकी, श्री वेंकटेश्वराया जैसे वहाँ बोलते हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। अगर आपने पहले दिन ये नहीं बोला तो आपकी रैगिंग हो जाएगी। तो वेंकी वेंकी जिसे बोलते हैं, साउथ कैंपस का है, उसमें मैं हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ता था। मुझे इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जानता है कि क्या रोबस्ट सीन है वेंकी का। श्रीजन जी वहाँ थे, जब मैं पहले गया और इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी उनकी बहुत वेल एस्टेब्लिश थी। तो इनफैक्ट मेरा एडमिशन ही सारंगी की वजह से हुआ था यहाँ पर कि आप आए हैं और ऑब्वियसली एकेडमिक क्रेडेंशियल्स थे बट उन लोगों को जब पता लगा कि मैं सारंगी प्लेयर हूँ तो वो बहुत खुश हुए और वहाँ से और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और बड़े कमाल लोग मतलब बहुत ज़बरदस्त माहौल है वेंकी का। मैं बता नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लगता है और अ, इतने यूनिक लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से ना वहाँ
कि अभी भी सिर्फ़ ये तो मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, कोई कुचिपुड़ी का टॉप डांसर वहाँ से है, तो कोई कर्नाटिक म्यूज़िशियंस हैं और साइंटिस्ट लोग वगैरह तो ख़ैर हैं ही, मगर बहुत ज़बरदस्त माहौल। तो वेंकी के दौरान जैसे सृजन भाई से बात हो रही थी, तो वो बताए कि वहाँ पर ऐसा भी था कि अगर आप ईसीए के थ्रू आए हैं, तो either you cannot play with any other band outside the Venki Society, or if you're doing so, you have to prioritize the the society there. To which he refused to join through ECA. और वो रेगुलर कोटा से आए थे, तो आपको अद्वैता के साथ प्ले करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मेरा सिचुएशन थोड़ा अलग ऐसा हो गया कि मेरा ईसीए कोटा था हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तो मैं बैंड्स में नहीं बजा रहा था। सो एज़ लॉन्ग एज़ मैं इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी में हिंदुस्तानी म्यूज़िक बजाऊँ, दे हैड नो प्रॉब्लम, ठीक है? और अद्वैता एनीवे उस वक़्त कोई कैटेगरी नहीं होती थी, फ्यूजन कैटेगरी। इट वाज़ एनीवे एन एक्सपेरिमेंटल इन क्वोट्स करके बैंड बोल दो। तो वो एक 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 रुकावट मुझ पर उन्होंने नहीं डाली। अच्छा, अच्छा। तो साथ के साथ आपका जी, करते दोनों गए। चलते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कॉलेज के दौरान आपका फेवरेट मेमोरी जो वेंकी सोसाइटी की हो? बहुत हैं। एक बिट्स पिलानी की है जब हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला वहाँ पर वोकल ग्रुप कॉम्पिटिशन में, और जब वहाँ का वेंकी फेस्ट होता था, अच्छा, अच्छा। तो उसमें हम परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरे कॉलेज में होते ही अद्वैता और इंडियन ओशन को बुक किया, विच आई थिंक वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। जी, जी। एंड हमारे दोस्त वगैरह सब आए और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा वो। और बाद में हम लोगों ने बैठ के इंडियन ओशन को सुना, राहुल भैया वगैरह के साथ हैंग आउट किया, तो वो एक बहुत कमाल मेमोरी। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि स्टूडेंट होने के साथ-साथ ऐसा ऑनर आपको मिले कि आपको एज़ अ गेस्ट वहाँ पर आपको बुलाया और परफ़ॉर्म किया गया, तो दैट वाज़ वेरी स्पेशल। और आपकी जो इंडियन सोसाइटी में लोग थे, जी। उनमें से कोई जो आपको याद हो या उनके साथ कुछ मेमोरीज़ हों? बिल्कुल, शिवांगिनी जी, और क्या ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हमने बहुत परफ़ॉर्म किया। और फिर जब वो अप्पा जी की शागिर्द हो गईं, और बाकी अब शुभा मैम के साथ बहुत अच्छा सीख रही हैं, तो वो एक एक इमीडिएट नाम मेरे ज़हन में इस वक़्त आ रहा है, मगर द लिस्ट कैन कंटिन्यू। बट शिवांगिनी जी बहुत कमाल, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने अपना ब्रांच आउट किया है अलग-अलग जॉनर्स में। और कस्बी काम रख के, कस्बी काम का मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल काम है, उसमें वो ज़बरदस्त कर रही हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब मुझे पता था कि उनका इंटरेस्ट है, और ऐसे कई लोगों का था इंटरेस्ट। वेंकी, जैसे मैंने बोला, बड़ा यूनिक जगह है और अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, तो सभी का इंटरेस्ट होता है। मगर कोई अपनी जॉब छोड़ के, अपना जो आपका पैरेलल कल्चरल से बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, वो छोड़ के वापस इसमें आ जाए, और ऐसा-वैसा भी नहीं, बिल्कुल जो गढ़ हो रहा है, वो आई थिंक शिवांगिनी ने ऐसा ज़बरदस्त किया कि हैट्स ऑफ टू हर, आई एम सो प्राउड। और लास्ट क्वेश्चन अबाउट कॉलेज, उस समय सृजन भाई सबके साथ बजा रहे थे, मतलब एक्चुअली उस समय देखें तो रोहन सोलोमन जी के साथ वो बजा रहे थे, आई थिंक धवल क्रिम्सन। मुदगल जी के साथ। हाँ, वो हाफ स्टेप डाउन में। तो आप दोनों ने भी कभी आउटसाइड ऑफ कॉलेज कुछ किया? आई थिंक मेरे लास्ट ईयर्स में मुझे परिक्रमा ने एज़ अ गेस्ट म्यूज़िशियन बुलाया था। एंड जब वो परिक्रमा के साथ एस्टैब्लिश्ड हो गए थे, तो तब बजाया हम लोगों ने। बट अच्छा। उसके अलावा हम लोगों ने किसी बैंड में, जहाँ तक मुझे याद है, नहीं बजाया। हो सकता है जब ट्रिब्यूट टू अपना लेड ज़ेपेलिन किया था, तो उसमें 1-2 सॉन्ग्स हमने बजाए थे। मुझे याद है कि गौरव चिंतामणि जी ने मुझे कश्मीर बजाने के लिए उसमें बुक किया था, तो आई थिंक सृजन जी थे उसमें। मूविंग ऑन, क्योंकि उसके बाद तो शायद फिर अद्वैता, जब तक आप कॉलेज से बाहर निकले होंगे, फुल ऑन नहीं, कॉलेज में ही हो गया था। एमटीवी अनप्लग्ड मेरे कॉलेज के आखिरी दिन में आ चुका था। अरे वाह! जी, जी। मतलब बात ये हो गई थी, इतना बिज़ी हो गया था मैं कि
अ, जो लास्ट फाइनल सेमेस्टर के मेरे पेपर्स से आई कुडन्ट कम एंड अटेंड दोज़ बिकॉज़ आई वाज़ जस्ट सो बिज़ी ट्रैवलिंग अराउंड। तो वो मेरा डिले हो गया था, मुझे बाद में क्लियर करने पड़े वो। अच्छा। जी, इट वाज़ जस्ट ओवरवेलमिंगली बिज़ी। एक तो वो अद्वैता का सीन और दूसरा क्लासिकल के लिए मैं यूरोप-वूरोप भी जाता था अपने जी। नाना जी, कमाल मामा के साथ। सो दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट कभी-कभी मेरे प्रोफ़ेसर करते थे कि सोहेल तुम हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो कि कैंटीन ऑनर्स कर रहे हो? तुम हमेशा कैंटीन में ही दिखाई देते हो, क्लास में तो मिलते नहीं हो। बट दे वर सो अंडरस्टैंडिंग। रेड्डी सर वगैरह हमारे प्रिंसिपल, उनको पता था कि इनकी लाइफ़ ये टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं। सो दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। स्कूल में भी हमारी मधुलिका सेन प्रिंसिपल जो थी टैगोर इंटरनेशनल्स की, बहुत सपोर्टिव। इतनी सपोर्टिव कि 10th के, सॉरी मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, जी, बट आई जी, थिंक ये बिल्कुल। ज़रूरी है बात करनी, जिससे कि लोगों को पता लगे। हम लोग अपनी सोसाइटी में ये सोचते हैं कि म्यूजिशियंस को सपोर्ट नहीं मिलता एकेडमिक पाथ में, बहुत मिलता है। मतलब 10th का एग्ज़ाम, यू कैन इमेजिन कितना इम्पोर्टेंट ईयर होता है। तो मेरे प्री बोर्ड्स मिस करा दिए थे उन लोगों ने। मतलब कराए नहीं, जब देयर वाज़ आई हैड टू मेक अ चॉइस कि मैं प्री बोर्ड्स करूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट आ रहा है, मैं वो करूँ। माय प्रिंसिपल सेड, "आई हैव फुल फेथ इन यू, मिस द प्री बोर्ड्स, डू योर कॉन्सर्ट बट मेक श्योर यू पास व्हेन यू कम फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स।" वही हुआ। फेथ होना चाहिए, और उन्होंने जो मुझे ये इजाज़त दी जाने की, उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हुई। और उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि देखो भई, इस वक़्त तुम्हारा पाथ है कि तुम कल्चरली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बनोगे, तो एकेडमिक छोड़ो मत, साइड बाय साइड करते रहो, बट इसमें बस फ्लंक मत होना, हमारी भी इज़्ज़त हाँ रखना जी, चाहिए, हाँ जी। यू नो? तो अब अद्वैता की जी, बात करते हैं। जी। थोड़ा-थोड़ा अगर आपका रिलेशनशिप हर बैंड मेंबर के साथ अ, उसके बारे में कुछ बताएँ? बिकॉज़ आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, और वो स्टेज पे भी दिखता था, एंड आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ ट्रैवल किया है, तो बैक स्टेज भी मस्ती देखी है। तो हर मेंबर के बारे में अगर आप कुछ बताओ? I feel so fortunate कि that I am being asked this question and I've been waiting over the years कि कोई मुझसे ये पूछे। तो मुझे लगता नहीं है बहुत लोगों को क्लैरिटी है इस बारे में, बट आई वाज़ द बेबी इन द बैंड। मैं सबसे छोटा था। जी। तो जब आप बेबी होते हो तो आपका रिलेशन हर किसी के साथ होता है, ठीक है? किसी के साथ मोमेंटरीली उस वक़्त स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसी के साथ बाद में स्ट्रॉन्ग होता है। मगर अब मैं चैन से शुरू करता हूँ। सो चैन एंड आई वर क्लासमेट्स इन वेंकी। बैंड मेंबर्स बनने के बाद, बिकॉज़ ऑलरेडी अद्वैता स्कूल टाइम पे एस्टेब्लिश हो गया था, चैन को हमने अर्ली कॉलेज डेज़ में डिस्कवर किया, फिर देन वी इनवाइटेड हिम टू बी पार्ट ऑफ द बैंड। सो एक वो उसके साथ मेरा रिलेशन था। और इन दो इसको मैंने जैसे आपको बताया कि आई डिस्कवर्ड हिम इवन गेटिंग इनटू अद्वैता आर्टिस्ट अनलिमिटेड में, और ही यूज्ड टू कॉल मी फॉर सेशंस वगैरह। तो एक बहुत ज़बरदस्त उनके साथ एक बड़ा ही यूनिक, और अभी तक है वो रिलेशनशिप। अगर हम प्रोग्राम्स नहीं भी कर रहे, रिकॉर्डिंग नहीं भी कर रहे हैं, हम हर 2 महीने में एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते रहते हैं क्या हो रहा है। और उनके आर्टिस्टिक करियर के बारे में, एबिलिटी के बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अभिषेक जी, जैसा मैंने बताया कि वैसा आर्टिस्ट तो हमने दिखा ही नहीं, कि अगर कोई आइडिया ख़त्म नहीं हो रहा है तो अभिषेक के पास ले जाओ। वी स्पेंड मंथ्स, ईयर्स ऑन वर्किंग ऑन सॉन्ग्स, और उनको खुदा ने ऐसा एक गिफ्ट दिया है कि वो दूरदृष्टि बहुत है उनकी आइडियाज़ ख़त्म करने की, और अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त अच्छा करते हैं। तो बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे घिर घिर में एक बीच का पार्ट आता है, जिसमें वो बहुत रेडियोहेड टाइप गिटार बजा रहे हैं, तो वो उनका आइडिया है। और गेट्स ऑफ डॉन पूरा गाना उन्होंने लिखा। मोफंक का जो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो उन्होंने लिखा। तो वो मैं बहुत इंस्पायर्ड था उनके उनके इस बैलेंस से कि वो टेक्नोलॉजी में सोल कैसे ले आते हैं। है ना? हम तो ख़ैर सोल का साज़ बजा ही रहे हैं कि बड़ा सोलफुल है, स्पिरिचुअलिटी है, वो तो हमें पता है। मगर एक बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में वो खुशबू, वो बाबत पैदा कर दे, तो वो मैं बहुत फ़ैसिनेटेड था अभिषेक से। और आज भी मेरा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा है। अभिषेक ने एक्चुअली मुझे हिस्ट्री के लेसन्स भी दिए हैं। ये भी बहुत लोगों को पसंद नहीं।
12th स्टैंडर्ड में वो मेरे घर पे आके मुझे हिस्ट्री के लेसन्स वगैरह देते थे कि यार इसको हमने प्री बोर्ड्स के टाइम पे कॉन्सर्ट के लिए लेके अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये पास हो। अरे वाह! जी, तो बड़ा एक फैमिली नुमा मामला था। हाँ, गौरव भाई ओफ़ो! गौरव भाई हैज़ बीन लाइक अ एल्डर ब्रदर फिगर टू मी। और अद्वैता तो बहुत बाद में बना, उससे पहले मैंने उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया था। गौरव भाई से मुलाकात मेरी एक्चुअली मेरे छोटे मामा गुलफ़ाम साबिर जी के थ्रू हुई, जो कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे फ्यूज़न, और उसमें गौरव भाई गिटार बजाने आए। तो वहाँ से हम मिले, फिर हमने एक ट्रियो शुरू कर दिया था ट्रेडमार्क के नाम से, अच्छा, जिसमें मैं, गौरव भाई और जॉशुआ ग्रांट जी अरे वाह! एक और ड्रमर, लेजेंड का ए आपने लेजेंड नाम, मतलब कमाल म्यूज़िशियन, ओफ़ो! कि उनकी टेक्नीक के बारे में तो किताबें लिख सकते हैं हम जी, लोग। तो हम लोगों ने शुरू किया, ख़ैर वो उसका कुछ हुआ नहीं, और फिर गौरव भाई इसी में आ गए। तो गौरव भाई ने इतनी ऐसी-ऐसी लाइफ़ रिलेटेड चीज़ें सिखाई हैं कि मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट एक ज़माना ऐसा आ गया था कि मैं बहुत लिरिक्स लिखने लगा था। अच्छा, तो गौरव भाई ने मुझे अम, पोएट्स की किताबें लानी शुरू करी कि तुम पढ़ो और इंस्पायर हो। अभी कौन करता है ऐसा? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कोई बड़ा भाई ही करेगा कि, और किसी को रियलाइज़ भी ऐसा हो रहा है। सो ही दे वर लुकिंग आउट फॉर मी ऑन एवरी स्टेप, ठीक है? और कुमार भाई, कुमार भाई ज़बरदस्त ड्रमर, और उससे पहले ख़ैर काफ़ी ड्रमर्स आए गए, लेकिन उनके साथ एक कनेक्शन ऐसा हुआ कि बहुत तगड़ा बॉन्ड, ज़बरदस्त। उनका मैं सामान-वामान पैक कराता था हर कॉन्सर्ट के बाद, एंड बहुत सी बातें शेयर की एक-दूसरे के साथ, बातचीत करी, एंड ही व्हेनेवर ही कम्स टू यूएस ही कॉल्स मी, एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स एंड स्टफ। मोहित भाई और हम उनके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, हमारी फैमिली हमारे पैदा होने से पहले जुड़ी हुई है। जी, जी, उनके फादर पंडित दुर्गालाल जी, बहुत बड़ा नाम, और हमारे ग्रैंडफ़ादर, उन लोगों ने टूर्स किए हैं। और जब मेरे नाना जी को पता लगा कि मोहित जी हैं हमारे बैंड में, तो बहुत खुश हुए, और इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि उनके फादर और हमारी बहुत दोस्ती थी, और अगर मोहित को कोई किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो, हमारे पास लेके आएँ। तो वो एक ऑटोमैटिक बैंड बॉन्ड था हमारा कि हम लोग साथ में हैं और साथ में काम करेंगे। वही उज्ज्वल जी के साथ भी, कि वो एक तो क्लासिकल वाला रिश्ता, और दूसरा एक वोकलिस्ट और सारंगी प्लेयर का जो रिश्ता होता है, जी, यू नो, जी, ऐसे करके साथ में जाना, और कॉम्पोज़िशन डिस्कस हो रही हैं, और बातें-चीतें हो रही हैं टूर में। तो बहुत, बहुत ज़बरदस्त मामला, कभी ऐसा नहीं लगा कि लोनली हो आप, हाँ जी, यू नो। और हर शख्स से एक, मतलब एक अलग स्ट्रीम ऑफ रिश्ता चलता था, जी, यू नो, जी, कि वो उसको याद करना, उसको प्रोसेस करना और ज़ुबान में बयाँ करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपनी जो डिसर्टेशन लिखी है उसमें मैंने यही लिखा है कि अद्वैता फॉर मी हैज़ बीन एन इम्पैक्ट दैट चेंज्ड माय पर्सनैलिटी टू 360 डिग्रीज़ एंड रिमेन्स फॉर लाइफ। तो फॉर मी अद्वैता वाज़ एन इंस्टीट्यूशन। एक वो, जो एक तो बैंड की वो इमेज थी कि बैंड में, यू नो, चीज़ें होती हैं, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट हमारे लिए तो इतना ज़बरदस्त लर्निंग प्रोसेस था कि वो हर जगह से हमें सीखने को मिला। टेक्नोलॉजी, अब अनिंदो बोस जी से हम बैठ के सीख रहे हैं कि सबसे पहला वाहिद शख्स मैं हूँ जिसने पिकअप लगाया सारंगी में, अनिंदो बोस जी की वजह से। उसके बाद लैपटॉप्स लेके बैठने लगे हम लोग। एबल्टन के लेसन्स दे रहे हैं गौरव चिंतामणि जी मुझे कि इसमें तुम ये करो, वो करो, नए-नए प्लगइन्स दे रहे हैं, यू नो। और उस वक़्त एक ज़माना ऐसा आ गया है कि मेरी सारंगी का साउंड स्टेज पे इतना लाउड होता था कि अभिषेक माथुर जी परेशान हो जाते थे कि मैं 2-2 एम्प्स लेके बैठा हूँ, और आप सारंगी का साउंड इतना लाउड कैसे हो गया? ये टेक्नोलॉजी की वज़ह से। तो दीज़ गाइज़ वर इंटू टेक्नोलॉजी, और मैं इतना पढ़ाई-लिखाई नहीं करता था टेक्नोलॉजी में, बट दीज़ वर द गाइज़ हू वर इंटू स्टूडियो इक्विपमेंट एज़ वेल। तो ये लोग मुझे आके बताते थे। तो वो टीम वर्क ही होता है। जी देखिए, उसके बिना नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ उस दौरान जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, ऑल्दो आप और उज्जवल भाई दोनों इतने हम्बल हो, इतने ग्राउंडेड हो कि सवाल पूछते हुए थोड़ा बेवकूफ़ाना लग रहा है मुझे। हुँ। बट
जो लोग बैंड को लीड करते थे, वोकलिस्ट होते थे, तो एक राइवलरी जैसा सिचुएशन, हेल्दी बट वो रहता था। तो आप दोनों के बीच में कभी कुछ इंटरेस्टिंग नोक-झोंक इन इन अ हेल्दी स्पिरिट, कभी कुछ वैसा हुआ हो? क्योंकि बहुत, बहुत, बहुत होता था। वी यूज्ड टू पुश ईच अदर म्यूज़िकली हाँ जी। एंड चैलेंज ईच अदर। और अभी आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि मैं अब मुझे टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो कुछ सुर ऐसे होते हैं सारंगी प्लेयर्स के लिए कि उसमें ट्यून करके बजाना मतलब आपको मोडली शिफ्ट करना पड़ता है। हाँ। सो बी 5.5 काली हारमोनियम की अगर बोली जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त सुर है। अगर उसकी टेक्नीक, उसकी तालीम आपको नहीं हो तो नहीं कर सकते। आप उसमें क्या करना पड़ता है कि मीडियम पा है उसको सा बनाना पड़ता है और जो मेन सा है उसको पा बनाना पड़ता है। और उस ट्यूनिंग का नाम है ठट। और उज्ज्वल जी उस ज़माने में सिर्फ़ उससे गाते थे अच्छा। बिकॉज़ उनकी इतनी ज़्यादा लो बेस वॉइस है। तो वैसे वो फीमेल सुर है बट उनकी थी आवाज़ वैसी, वो उसी से गाते थे। अब हमारी बड़ी बहस होती थी, हम कहते थे, "भाई उज्ज्वल भाई आप क्या कर रहे हो इसमें? हमें तो हैंडीकैप कर दोगे आप।" तो लेकिन भला हो उनका कि उनके साथ बजा-बजा के उस ट्यूनिंग में मेरी इतनी ग्रिप आ गई कि अब जब मैं फीमेल वोकलिस्ट को मैं अकम्पनी करता हूँ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और वो नोक-झोंक तो चलती रहती थी कि उनकी ज़्यादा तारीफ़ हो गई, तो दूसरे दिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छा अब मैं दुर्गा का लाभ और ज़्यादा लाउड लूँगा। ठीक है। फिर वो देख रहा है अच्छा आज दुर्गा का लाभ ज़्यादा गया है तो अब मैं घेर-घेर की ऐसी तान मारूँगा कि बस बारिश आज हो ही जाएगी। तो उससे परफ़ॉर्मेंसेज़ बहुत अच्छी होती थी। बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ होती थी और उसमें बड़ा इसका एक वो होना चाहिए। जी, जी। वो नहीं हुआ तो फिर क्या क्या बात रह गई, और उसके अलावा बियॉन्ड दैट अलग इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन और ये दूसरे लोगों में भी आपस चलता रहता था, तो वो तो ख़ैर है ही। मगर ये है बहुत इंटरेस्टिंग आपने नोटिस किया कि 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स जब होते हैं और वो एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो एक रेस नुमा हो जी, जाता है। जी। जी। नहीं, मैंने इसलिए ये चीज़ नोट करी क्योंकि मैंने बहुत आप लोगों के शोज़ देखे हैं एंड विद अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिशियंस वो दिखता था। मतलब एक हेल्दी स्पिरिट होती है और एक थोड़ा-सा मतलब जी। बिकने लग जाता है। बट आप दोनों के बीच में वो हेल्दी स्पिरिट ही हमेशा नहीं, नज़र आई। नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं, उज्ज्वल भाई हमारे बड़े भाई हैं और जैसा मैंने कहा कि एक तो होता है बड़ा भाई और एक होता है बड़ा भाई जो आपसे भी उतनी सीखने की लगन रख रहा है जितनी आप उससे रख रहे हो। जी, बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड्स कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जी। तो उज्ज्वल भाई मुझसे कहते थे, "अरे यार इसका अंतरा मेरे पास नहीं है।" और मैं कहता था, "अच्छा ये बंदिश मुझे सिखाइए, यूँ कहिए।" तो हमारे बड़े लंबे-लंबे डिस्कशंस होते थे आज भी। और जैसा मैंने बोला कि आई वाज़ वेरी लकी कि मैं इतने इनक्रेडिबल स्किल्ड लोगों से सराउंडेड था और इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है जो आज मैं आर्टिस्ट हूँ, उसको बनाने में और उसके बिना नहीं हो पाता। तो जब अद्वैता हो रहा था तो आपके मामा साहब और नाना साहब उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज़ कन्वेंशनल से आप हटके कुछ और करने लग गए थे। शुरू-शुरू में बहुत अलार्मिंग था बिकॉज़ जहाँ आप वर्ड बैंड सुनते हो तो उस ज़माने में आपको सैन फ्रांसिस्को का हिप्पी मूवमेंट याद आता है। रविशंकर जी के इंटरव्यूज़ याद आते हैं जो बोलते हैं कि अरे जब मैं वुडस्टॉक गया, येस इट वाज़ अमेजिंग टू सी हाफ अ मिलियन पीपल बट दे वर ऑल स्टोन्ड टू डेथ। हाँ। सो अ, वो एक इमेज थी। तो एक कंसर्न थी एज़ एल्डर्स। बट मुझे याद है कि जब पहली बार उन्होंने हंसध्वनि का डेमो सुना, जी। मेरे नाना अब्बू ने, तो दीज़ वर हिज़ एग्ज़ैक्ट वर्ड्स और मैं झूठ नहीं बोल रहा। सब लोगों के सामने बैठे उन्होंने बोला, मेरी तरफ मुँह करके नहीं, किसी और की तरफ मुड़ के, कि हमें तो लगता था ये टाइम वेस्ट कर रहा है, बट ही इज़ एक्चुअली मेकिंग म्यूज़िक। ही वाज़ सो हैप्पी, ही वाज़ सो हैप्पी। और फिर जो घर में आ रहा है उसको सुना रहे हैं कि देखो दिस इज़ द फ्यूचर, अरे वाह! देखो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्लासिकल, ऐसे करके बोलते थे। बहुत खुश। और खुश इसलिए नहीं क्योंकि हम कुछ अलग काम कर रहे थे, खुश इसलिए कि हम एक स्कोप पैदा कर रहे थे उस वक़्त। जी, जी। एक स्कोप ऐसा कि आने वाले जनरेशन्स को एक कुछ नया सोचने का टाइम मिलेगा। और हम ये सोच के नहीं कर रहे थे। हम तो कर रहे थे क्योंकि हमें वो महसूस हो रहा था कि हमें ही करना है। अब वो जैसे गीता में लिखा है कि करने वाला कोई, कराने वाला कोई, हमें आमद हुई,
हम मिले, हम लोगों की केमिस्ट्री मिली, एल्केमी हुई और हम लोगों ने म्यूज़िक बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। इट वाज़ फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम इनोसेंस, एट लीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। जी, बाकी जी। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता होगा। मुझे सिर्फ़ ये दिलचस्पी थी कि मैं बैठ के जब बजाऊँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएँ। हाँ जी। दैट वाज़ द ओनली इंटरेस्ट वी हैड। बाकी चीज़ें होनी ना होनी तो वो ऊपर वाले के हाथ में होता तो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो उस समय इंटरनेट आया था, सब कुछ था, है। जी, बट जितना एक्सेस म्यूज़िक को लेके अब है, उस समय उतना नहीं ये था नहीं हम सब लोग के पास। और दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ बैंड्स हू वर ट्राइंग टू फ्यूज़ द टू आइडेंटिटीज़ ऑफ म्यूज़िक, बट वो होता यही था कि वेस्टर्न बैंड है, उसमें एक तबला प्लेयर को ले आए। जी, बट Advaita for me was groundbreaking because दोनों identities didn't lose their originality. Yet again, they were coming in together so beautifully बिल्कुल। कि वो एक अपना ही खूबसूरत। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो श्रेय जाता है अभिषेक जी, अनिंदो जी को कि ये लोग ट्रस्ट कर रहे थे। अब जैसे मिलिया की जो लाइन, मैं आइडियाज़ शेयर करता था। आई वाज़ अ किड हू वाज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज़ ओन स्किन। तो आई यूज्ड टू शेयर अ मिलियन आइडियाज़ कि ये एक मेरी रिफ है, ये सारंगी भी हो सकता है, वो हो सकता है। बट फॉर देम टू रियलाइज़ कि यार नहीं, इसमें स्कोप है और ये बच्चा जो बोल रहा है, इसमें कुछ सेंस है। जी, Otherwise, जी। they could have been authoritative. हाँ जी। They could have been um, anything but trusting. हाँ। बट इन लोगों ने ट्रस्ट किया। वो गाने देखिए आज वो सुबीर दादा कहते हैं कि अद्वैता's म्यूजिक इज कॉफी टेबल बुक म्यूजिक, एवरग्रीन है ये कभी गाने मर ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड नहीं है ना वो, हाँ, दे आर बियॉन्ड ट्रेंड। तो वो जब एक एक चीज को हमने इतना सोच समझ के पिरोया है। एक गाना होता था हमारा वाई, उस पे जी हमने 9 महीने लगाए उसको 10 महीने ख़त्म करने में, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चले जा रहा है, 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 वी आर मेडिटेटिंग ओवर इट। बट वो जब ख़त्म हुआ तो बहुत अच्छा लगा। उसमें सारंगी लाइन वग़ैरह, एक गाना आया था लाइट, ठीक है? अब उसमें पूरा रॉक गाना है लेकिन वो कैसे एक एक नी प गा गा मा मा नी प गा गा मा रे सा नी प, दैट वाज़ द सारंगी लाइन। अब इसको अगर स्ट्रिप डाउन करें तो एक पूरा रागदारी का एक उसमें एक वो संगति कह लीजिए या एक फ्रेज़ कह लीजिए, पूरा है उसमें। जी, एंड दीज़ गाइज़ वर ऑनरिंग दैट, दीज़ गाइज़ वर ट्रस्टिंग दैट, दीज़ गाइज़ वर फीलिंग दैट। तो वो इन लोगों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है उसका। जी, जी। और कोई उस समय के बैंड्स जिनको आप थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहो? अपने दिल्ली के सीन के हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली हमारे सीन में इतना डॉक्यूमेंटिंग नहीं हुआ है। सो बैंड्स व्हिच रियली वर बिग फॉर अस एंड इफ दे स्टॉप परफॉर्मिंग आर स्लोली डिसअपियरिंग। हुँ। तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम डूइंग दिस सीरीज इज आल्सो कि उसको डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि कहीं पे तो उनके बारे में बातें हों। एक तो देखिए हाउसहोल्ड नेम्स थे, परिक्रमा, वेरी बिग नेम, मतलब वो दे वर एवरीवेयर, राइट? उसके सारे म्यूजिशियन सोनम दा वगैरह, सौरभ दा और दिलीप भाई ड्रमर, सुबीर भाई खुद बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। उसके अलावा जो हमारे स्टार लोग थे, जिसके साथ हम हमारी चाहत थी बजाने की, तो ऑरेंज स्ट्रीट के गिटार प्लेयर डॉन भट्ट जी, हाँ, वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब हिज़ नेम वाज़ स्प्रेडिंग लाइक रिपल्स इन अ पॉन्ड। एक-एक गाना उनका ऐसा आता था कि इट यूज्ड टू नॉक अस आउट। सो ही वाज़ अ म्यूजिशियंस म्यूजिशियन। हाँ, एक तो होते हैं कि अद्वैता जैसे स्टार बैंड बन गए, बट उसके बीच में एक होते हैं कि यार अद्वैता किसे सुन रहा है? हाँ जी। तो वो लोग ये थे, एटलीस्ट मेरे लिए। जी, जी। अशर फारूकी, अरे वाह! हाँ, साजिद अकबर साहब, उनका बैंड बहुत ज़बरदस्त था। और अपना मैं सोच रहा हूँ और कौन, जॉइंट फैमिली, हाँ, क्लैरेंस गोंज़ाल्विस वगैरह, शार्दुल मेहता, क्या ज़बरदस्त काम किया, मतलब इनको हिल जाते थे हम लोग देख के। और अ, वो इंग्लैंड चले गए थे, क्या नाम था उनका गिटार प्लेयर, अम, सिंगर सॉन्गराइटर, जो हमारे साथ यूके टूर भी गए थे बाद में। आप ब्लैक स्टार ब्लूज़ नहीं, नहीं, की। नहीं, नहीं, दिल्ली के ही, संचल मल्हार, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। क्या खूबसूरत म्यूज़िशियन, ज़बरदस्त म्यूज़िशियन।
और उसके अलावा मैं ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित रख रहा हूँ, मुंबई वगैरह में तो कुछ और हो रहा था, बैंगलोर में कुछ जी, और हो रहा था, जी, जी। कलकत्ता में कुछ और सीन था। बट मैं बिकॉज़ वक़्त नहीं है, सीमित दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और फ्यूज़न में देखा जाए तो मृग्या बहुत बड़ा नाम बिल्कुल। है ना। शरद भाई को जब हमने पहले सुना तो हम हिल गए कि यार ये क्या कर रहे हैं वायलिन पे। और वो एक बहुत ही शक्ति इंस्पायर्ड उनका वो था, जी। ज्ञान भाई वगैरह, अजय प्रसन्ना जी, मेडिवल पंडित्स के साथ हाँ जी। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे। मतलब ये लोग स्टार थे, हेडलाइन्स करते थे ये लोग बड़े-बड़े फेस्टिवल्स वगैरह। और और किसकी बात करूँ मैं? बाद में तो देखिए क्लासिकल म्यूज़िशियंस ने बहुत ज़बरदस्त एंट्री मारी, मगर दीज़ वर लाइक द पिलर्स बिल्कुल। ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एट दैट टाइम। जी, जी। इससे पहले कि हम आपकी एकेडमिक्स वाली साइड पे जाएँ, क्योंकि वो भी एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है आपकी लाइफ़ का। कुछ साउंड इंजीनियर्स, लाइट इंजीनियर्स, बिकॉज़ ये लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बट क्योंकि बैकस्टेज होते हैं तो इनको इनका ड्यू नहीं मिलता। सही बात है। तो कुछ ऐसे लोग जिनका आप नाम लेना चाहो? बहुत हैं, बहुत हैं। अक्षय पंडित जी, जिन्होंने अद्वैता के साथ बहुत टाइम बिताया। उसके बाद वो अनुष्का शंकर जी के भी साउंड इंजीनियर बन गए। इनफैक्ट रविशंकर सेंटर में उनको बतौर साउंड इंजीनियर रख भी लिया था वहाँ। और ज्ञान भाई लाइट्स के लिए हमारे साथ बहुत उन्होंने अपना वक़्त बिताया। और उसके अलावा जो ना कि सिर्फ़ साउंड इंजीनियर बट जो साउंड प्रोवाइडर सचिन जॉली जी वग़ैरह, हाँ जी। ये लोग इनका भी बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये लोग जब तक इक्विपमेंट नहीं लेके आएँगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे तो याद है सचिन भाई हमसे आके पूछते थे कि सुहेल अब बताओ, अब कौन-सा हम प्रोडक्ट लेके आएँ? अब हाँ, क्या लेके आएँ? कैसे लेके आएँ? तो बिकॉज़ वो देख रहे थे कि जब यार ये लोग पिकअप शुरू कर दिए उन्होंने सारंगी जैसे साज़ों में, तो अब हम हमें आगे कुछ बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। और बाकी लाइट डिज़ाइन का क्या था उस वक़्त, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। जी, इनफैक्ट जी। अद्वैता, and I'm sorry if I'm being biased here, but Advaita was one of the first acts, um, because चिंतन कालरा जी के थिंक फ्लॉयड की वजह से हम लोग इंस्पायर्ड थे, जो एक वो पिंक फ्लॉयड वाला वो लुक दे रहे थे, जी, तो हम लोग इसमें चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे। जो गौरव जी की जो वाइफ हैं प्रिया मैथ्यूज़ जी, वो हमारे लाइट्स करती थी और कमाल आर्टिस्ट हैं वो लाइट्स की। उन लोगों ने उन्होंने हमारे साथ टूर भी किया। इनफैक्ट गौरव और प्रिया, अब उनके 2 माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, अद्वैता के टाइम पे ही मिले। अच्छा। मुझे वो रात भी याद है बैंगलोर में व्हेन दे बोथ मेट। ऑल्दो वो कॉन्सर्ट अद्वैता का नहीं था, आर्टिस्ट अनलिमिटेड का था, बट प्रिया जी आर्टिस्ट अनलिमिटेड और अद्वैता को हेल्प करना उन्होंने, जी, वो जी। इन द माइंडसेट शुरू हो गया था। वहीं मिले थे ये लोग। अरे वाह! जी। और गौरव भाई मिलेंगे तो उनसे इसके बारे में ज़रूर पूछ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी बार ऐसा भी सुना है कि जब आप कॉलेज में थे, तो पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं था। तो जब सुनने में आया कि आप पीएचडी करने बाहर चले गए हैं, तो काफ़ी म्यूज़िशियंस को मतलब शॉक बोलो या मतलब सरप्राइज़ बोलो, हुँ। काफ़ी लोगों को था कि अरे! सुहेल भाई उस तरफ कैसे चले गए? जी, जी। एंड दैट टू व्हेन अद्वैता वाज़ लाइक ह्यूज। या, तो या। वो डिसीज़न कैसे आपने लिया? ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, बिकॉज़ एज़ आपने कहा कि मेरा कोई ऐसा तो था नहीं कि मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ खुदा ना ख़ास्ता और मेरे कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे दिल्ली बिल्कुल, में। मतलब ऑलरेडी फोर्ब्स मैगज़ीन पे मेरा फ़ोटो आ गया था, बिल्कुल। सो आई वाज़ टर्निंग हेड्स। रोलिंग स्टोन्स ने बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल किया था। ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे यूके भेजा एज़ अ इन द कैपेसिटी ऑफ कल्चरल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल, यू नो बिल्कुल। और उसके अलावा यूके से डोमिनो रिकॉर्ड्स ने मुझे साइन कर लिया था। सो इंडिया में तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया था, मैं यूरोप वगैरह में आई वाज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हाँ इंटरेस्टिंग जी। थिंग्स। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आई थिंक थोड़ा-सा हमें टाइम बिताना चाहिए इसको बताने के लिए। आई एम जस्ट गैदरिंग माय थॉट्स कि मैं शुरू कैसे करूँ? तो एक डिसिप्लिन है अमेरिकन एकेडेमिया में जिसको बोलते हैं एथनोम्यूजिकोलॉजी। है म्यूजिकोलॉजी, बट बिकॉज़ एथनो व्हिच कम्स फ्रॉम द वर्ड एथनिसिटी लग जाता है, तो इट्स अ स्टडी दैट लुक्स इनटू नॉन यूरोपियन म्यूजिकल कल्चर्स, स्पेशली कल्चर्स व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, और
which are struggling because of marginalization, stigma, और या उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए, लेकिन बतौर उनकी वजह से उनकी फाउंडेशन पे दूसरों को मिल गया है। बिल्कुल, अब जैसे कि आप जो बातचीत कर रहे हो, आई थिंक वो इसलिए कर रहे हो कि जो अब इतना एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन हो गया, उनको ये पता लगे कि भाई कोर क्या है, बिल्कुल। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। बहुत कि आज की जो जो बच्चे हैं वो फूल रही सरसों हीरा मंडी को देख के ना सीखें। हाँ, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। वो फूल रही सरसों अब मैंने खुद निजामुद्दीन साहब की दरगाह जाके सुना है इन द रॉ, और वहीं से सीखा है। हाँ जी, लेकिन अब जो बच्चे उनको लग रहा है कि फूल रही सरसों ऐसे ही होता है, ये घूमर ऐसे ही होता है जो फ़िल्म में आया था, हाँ। यू नो? सो इस वज़ह से ये बातचीत करनी ज़रूरी है। तो सॉरी मैं आपको काटूँगा, ये जो आपने बात बोली बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बार मेरे दिमाग में आती है। हुँ, बट आज तक कोई एज़ सच डिस्कस करने को नहीं मिला ये चीज़। अ, जो हमारी क्लासिकल बंदिशें हैं, जो कि सौयों साल पुरानी हैं, अब उस ज़माने में ना तो मतलब आजकल बहुत होता है कि जो आर्टिस्ट है उसको क्रेडिट मिले। कोई कॉम्पोज़िशन पुरानी है, किसी ने उठाई और वो स्पॉटिफ़ाई पे डल गई। हुँ, तो स्पॉटिफ़ाई ने उस बंदिश को उस आर्टिस्ट के साथ एसोसिएट कर दिया। अब हमें तो ये बात पता है क्योंकि हमने अपने बड़ों से वो ठीक है। सुना हुआ है, तो हमें पता है कि ये पहले से एग्ज़िस्ट करती है। जी, बट मे बी 50 इयर्स डाउन द लाइन फॉर द देन जनरेशन इट विल बी देयर कॉम्पोज़िशन। तो उस पे आपका क्या टेक है एंड शुड वी एज म्यूजिशियंस डू समथिंग अबाउट इट? क्योंकि जो हेरिटेज है, अभी किसी आर्टिस्ट से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ही वाज़न्ट अलाउड टू डू अ बंदिश हुँ, क्योंकि वो उनके लेबल के अंडर वो किसी आर्टिस्ट की है और उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि बंदिश उन्हीं की फैमिली हेरिटेज से आ रही थी। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग जी, फॉर हिम एंड फॉर अस टू नो। जी, जी, जी। नहीं, अब इसमें तो हम लोग भी इंक्लूडेड है ना, बिकॉज़ हमने अद्वैता में क्या किया है? दुर्गा देख लीजिए, घिर-घिर देख लीजिए, तो रसिया देख लीजिए। अब डर ये लगता है कि हम लोगों ने गाने बना तो दिए इंटरेस्ट में, बट अब लोगों को यही ना लगे कि ये ऐसे ही होता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आई मीन ये प्रॉब्लम नई नहीं है। आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस की इलाज सिर्फ़ यही है कि आप तह में घुसें, हाँ जी, हर चीज़ की तह में घुसें, और दैट्स वेयर माय इनिशिएशन इंटो एकेडेमिया कम्स इंटो द पिक्चर। बिल्कुल, यू बिल्कुल। नो दैट्स व्हेन म्यूजिशियंस लाइक मी कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है, अब म्यूजिक बहुत अच्छा बजा रहे हो, आप स्टेडियम्स को हिला सकते हो, क्या आप उसके बारे में बात कर सकते हो? क्या आप वो सोशल इश्यूज रिकग्नाइज कर सकते हो? क्या आप आने वाली जनरेशन को गधे और घोड़े में फ़र्क दिखा सकते हो? क्या आप खुद फ़र्क कर सकते हो? क्योंकि जब हम म्यूज़िक करते हैं यहाँ पर, तो बर्थडे पार्टी भी एक गिग है, तो जी शादी भी एक गिग है, तो जी एनएच7 वीकेंडर भी गिग है, वो सब एक ही उसमें आ जाते हैं, हाँ जी, ठीक है? तो मैं नहीं कह रहा वो गलत या सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि नज़रिया, बिल्कुल। पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो? पर्सपेक्टिव जभी चेंज होता है जब आप बैठ के यूट्यूब को भगवान ना मानो, यूट्यूब को यूनिवर्सिटी ना मानो, और मैं सिर्फ यूट्यूब इज़ बिकमिंग द विक्टिम हियर बिकॉज़ यू नो देयर इज़ गूगल भी है, सब कुछ है। आप पढ़ो, जी, तह तक जाओ, यू नो तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, और खुद उसके बारे में बात करो। बिल्कुल। तो भला हो आप जैसे लोगों का कि आप यू नो ट्रेंड से हट के आप ऐसी चीज़ें चालू कर रहे हो, और हम लोगों को मौका दे रहे हो ये चीज़ें बोलने का, कि पता लगे आने वाली जनरेशन को। तो इसको मैं रैप अप सिर्फ़ ये कह के करूँगा कि ये नई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी होती थी। पहले भी 70s से बॉलीवुड चल रहा है। जी, बॉलीवुड पुरानी कव्वालियाँ लेके कर देता था, लोगों को लगता था ये कव्वाली है, ऐसे करके ताली ऐसे करने की, ऐसे टोपी लगा के, यू नो? वो वक़्त आया, फिर उसके बाद भजन कीर्तन का आया, यू नो? लेकिन फिर आर्टिस्ट आए, उन्होंने उसके बारे में बोला, नुसरत साहब आए, उन्होंने बोला नहीं, कव्वाली ऐसे होती है, जी। और ऐसे होगी कव्वाली। कव्वाली का मतलब सिर्फ़ मेल और फीमेल ग्रुप का कॉम्पिटिशन नहीं है, हाँ, वो एक एक अलग दर्जा है कव्वाली का। हाँ जी, ठीक है? सारंगी प्लेयर का मतलब ये नहीं कि आप बुड्ढे हो, मुँह नीचे करके बजा रहे हो। सुल्तान खां साहब आए, पंडित राम नारायण जी आए, इन लोगों ने एक अलग मकाम पैदा किया। रविशंकर जी आए, इन्होंने जैसे पड़ोसन में एक म्यूज़िशियन का जो आपने लुक बना दिया था, उससे बाहर निकले ये लोग। उससे बाहर निकल के उन्होंने लोगों को ये बताया कि
क्या ग्रेविटास होता है म्यूजिशियन का, ठीक है? फिर उसमें जेंडर और सेक्सुअलिटी, ये वो एक अलग परे की मैं बात कर रहा हूँ। बट अवेयरनेस पैदा होती है कि जब कोई कुछ सैक्रिफाइस करके लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाए जी। और एविडेंस के साथ बात करे कि ये जो हम कर रहे हैं, ये वहाँ से आ रहा है, उसी से अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इसमें एक लास्ट क्लोज़र जो मैं बोलना चाहूँगा, अगेन एट योर शोज़, जब भी आप कोई पुरानी बंदिश करते थे, हुँ, तो आप वो चीज़ बताते थे। बिल्कुल। और वो बहुत खूबसूरत चीज़ फॉर मी एज़ अ लिसनर वाज़ दैट येस, यू हैड अडैप्टेड इट, यू हैड म्यूज़िकली एडेड योर व्यूज़ टू इट, हुँ, बट जो ओरिजिनल का क्रेडिट है, वो लोग आप लोगों ने हमेशा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। And that is something I personally would want to suggest the younger generation, like please don't forget to give that credit. बिल्कुल, बिल्कुल। वो बात का मैं जो मैंने उसमें इतनी स्पष्ट शब्दों में बोला है, मैं कह रहा हूँ कि बात करनी चाहिए। वो आई एम एक्चुअली हिंटिंग टुवर्ड्स दैट, पर वो फिर वो आपकी अपने एथिक्स और मोरालिटी, वो आपके ऊपर है कि आप कितना क्रेडिट आप देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। हम लोगों को असल में, मैं क्लासिकल फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी मौसीकी की। हमें लेसन्स ये दिए जाते हैं कि आपको एक नुक्ता, एक ग्रामर का कुछ, पंक्चुएशन का कुछ, एक कॉमा भी किसी ने बता दिया ना, तो उसका कान पकड़ के नाम लो, जी। जिससे कि आपके काम में तासीर और असर पैदा हो। जी। मतलब एक आप काम कर रहे हो, और एक जब आप काम कर रहे हो तो काम हो रहा है। बिल्कुल। वो तभी होता है कि जब आप एक्नॉलेज करो, जब आप जिसका ड्यू रिस्पेक्ट है उसको क्रेडिबिलिटी दो। तभी तो ना, ये देखो हज़ारों सालों से राग हैं और रहेंगे। आर्टिस्ट आए आंधी की तरह, तूफान की तरह चले गए, लेकिन राग क्यों है? क्योंकि हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा राग को, कि ये मियाँ तानसेन का राग है, ये फलाने खां साहब की बंदिश है, ये पंडित भीमसेन जोशी ये तान है, ये है। और ना, नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। कि वो मैं है ना, कि मैंने किया है, वो नहीं हो सकता। देखो, और एक एक हवा हुई थी दिल्ली में, ओरिजिनैलिटी, ओरिजिनैलिटी, ओरिजिनल बैंड, ओरिजिनल म्यूज़िक, ये वो। ओरिजिनैलिटी इज़ अ 19th सेंचुरी फिनोमेना। जी। उससे पहले ओरिजिनैलिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे लोग। जी। जी। ये जब से नेशन स्टेट्स बने, कंट्रीज़ बन गई, नेशनहुड बना, तब बोला अरे ओरिजिनल होना चाहिए। वरना देख लो जी, बीथोवन और योहान सेबेस्टियन बाख और मोज़ार्ट, लोग ये क्या ओरिजिनल कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। लोग इंटरेस्टेड थे कि ये अपनी धरोहर के साथ क्या करते हैं। बिल्कुल। अब उसमें कुछ नया हो जाए, ना हो जाए, वो अलग बात है। अब धरोहर के साथ नया आप तभी तो करोगे जब आप उसको क्रेडिबिलिटी दोगे। जब आप और क्रेडिबिलिटी भी इंसान जब ही देता है जब उसको पता होता है क्या बिल्कुल। है ना? तो आप जब कह रहे हो कि भैया यहाँ से निकला है, तो इट शोज़ कि यू आर एन अवेयर पर्सन। जी। जी। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप बोलोगे मैंने बनाया है, फिर उसकी लिमिट होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। वो कहीं न कहीं जाके रुक जाता है। इट डज़न्ट ग्रो। मेरी किसी म्यूजिशियन से बात हो रही थी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिससे मैं अग्री नहीं करता उनसे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो हम 3 लोग बात कर रहे थे और किसी ने नाम लेते समय अपने गुरु का नाम लिया और अपने कानों को हाथ लगाया। जी। तो तब ये म्यूजिशियन बोले कि ये क्या तुम लोगों को परेशानी है कि तुम कान कान को को क्यों क्यों हाथ हाथ लगाते लगाते हो? हो? बिना कान पे हाथ लगाए क्या नाम नहीं ले सकते। इज्जत नहीं होती क्या? और तब ये काफ़ी पुरानी बात है। तो तब एंड सिंस आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ वेस्टर्न म्यूज़िक, अच्छा। तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता था। वो तो थैंक्स टू व्हेन आई गॉट मैरिड टू शिवांगिनी, तो काफ़ी कुछ कल्चर के बारे में समझ आया। तो एक चीज़ जो आपने बोली, कान पे यूजुअली हम तब हाथ लगाते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं। या और कोई गलती होती है। हाँ, तो जब तक आप कान पे हाथ लगाते हो ना, आप स्टूडेंट रहते हो। सही बात है। जिस दिन आप उससे आगे बढ़ गए, तो एक ईगो, और वो सब में, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। विद ग्रोथ वो एक ईगो आ जाती है कि अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब जी। मैं ऐसे ओहदे पे पहुँच चुका हूँ कि अब सब बराबर है। तो ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक का मुझे खूबसूरती लगती है कि जब तक आप कान को हाथ लगाते रहोगे, आप स्टूडेंट ही रहोगे, आप सीखते रहोगे। और स्टूडेंट की ग्रोथ होती है। बिल्कुल। उस्ताद तो आखिरी ओहदा है। बिल्कुल।
उसके बाद तो आप प्लेटो है जी, और जी। कुछ नहीं है। तो इसलिए कोई उस्ताद लगाए तो हम तो बहुत डर जाते हैं, भैया उस्ताद मत बनाओ। ज़ाकिर हुसैन जी मरते-मरते ये कहते रहे कि द बेस्ट यू कैन बी इज़ द स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है, बड़ी गहरी बात है अगर उसमें सोचा जाए। तो और दूसरी बात ये है कि मैं उसका आपको उस एटिकेट का थोड़ा उसको मैं डिमिस्टिफ़ाई भी कर दूँ, तो उस्ताद का नाम लेना जायज़ नहीं है, जी, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, ठीक है? अब इस बहुत लंबा श्लोक है, इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अगर आपके सामने खड़े हो जाएँ और आपका गुरु है, तो पहले छुओ पैर गुरु के, तब इन तीनों के पास जाओ क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता ही गुरु है। हुँ, ये है कल्चर हमारा, है ना? तो अब हम जब महफ़िल में उनका नाम लेते हैं क्योंकि मजबूरी है, जी, तो ये जेस्चर दे रहे हैं कि देखो हमारी नाम लेने की पोज़ीशन नहीं है, हम ले नहीं सकते, कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन लेना पड़ रहा है, गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं। जी, जी, ये है वो जेस्चर। जी। सॉरी, बात कर रहे थे मेरे एकेडमिक हाँ जी, उसकी करियर की। तो 1969 में एक एथनोम्यूज़िकोलॉजिस्ट आए, डैनियल न्यूमैन, जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, द लाइफ़ ऑफ म्यूज़िक इन नॉर्थ इंडिया। वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की इस वक़्त बाइबल है, अरे वाह! बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट म्यूज़िक बट म्यूज़िशियंस, जो बेसिकली आप कर रहे हो ना, जी, कि म्यूज़िक होता कैसे है? ठीक है, म्यूज़िक तो हमने शास्त्र लिखे हुए हैं, चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो जो कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है। जी, तो एथनोम्यूज़िकोलॉजी एज़ अ डिसिप्लिन इजाद, डिस्कवर इसलिए हुआ था कि म्यूज़िशियंस के बारे में बात हो। जी, तो ये 1969 में आए हिंदुस्तानी म्यूज़िक सीखने, रिसर्च करने, अपनी पीएचडी की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से, और इन्होंने सारंगी उठाई जी, जी। और ये मेरे नाना जी के शागिर्द हो गए। अरे वाह! तो इन्होंने हमारी लिनिएज, हमारी कम्युनिटी पे बहुत रिसर्च की है, और ख़ैर वो तो हिस्ट्री हो गई। बट फिर मिड 2000s में ये लोग, स्पेशली न्यूमन, प्रोफ़ेसर न्यूमन जी एज़ अ केस स्टडी मुझे पढ़ने लगे कि यार ये एक नया हेरेडिटरी म्यूज़िशियन है जो बैंड में बजा रहा है, बहुत ही स्ट्रेचिंग बाउंड्रीज़, यू नो। तो ही स्टार्टेड प्रेज़ेंटिंग माय वर्क इन हिज़ क्लासरूम्स एंड स्टफ। फिर उनको एक ऐसा, पता नहीं उनके ऊपर क्या उन्हें दिमाग में आया, उन्होंने सोचा कि इसको इनिशिएट करते हैं इस डिसिप्लिन में, सो दैट कि पहली बार ही होगा कि एक रिसर्च्ड, कि अब तक जिस पे रिसर्च हुई है लेकिन उस कम्युनिटी से कोई आएगा और द रिसर्च्ड विल रिसर्च बैक। तो एक बड़ा ही डीकोलोनाइजिंग हाँ। वो है, पेडागोजिकल स्टंट बोल जी, लीजिए, जी, ठीक है? जी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज़ वो बहुत ही एकेडमिक जार्गन हो जाएगा। लेकिन जब मिड 2000 के बाद ये लोग इंडिया आए, मेरे नाना जी से मिलने लगे, मुझसे मिले, और अद्वैता के भी कुछ 2-4 शोज़ में आए। तो इन्होंने मुझे बोला कि सुहेल, आई थिंक यू शुड, ही ट्राइड टू रिक्रूट मी बेसिकली। अच्छा, 2 बार इन्होंने मुझे रिक्रूट किया जब वो यूसीएलए में थे, अच्छा। वहाँ के वाइस चांसलर थे। मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि यार मैं क्या करूँगा यूनिवर्सिटी जाके, मैं मेरी आई हैव अ ग्रेट लाइफ हियर, और मेरी लाइफ है ग्रीन रूम्स, परफॉर्मेंसेस, रिहर्सल्स, ये वो, मतलब सुबह उठ रहे हैं तो पेज से न्यूज़पेपर से फ़ोटो आ रही है, तो सोशल मीडिया इतना बढ़ रहा था ऑटोमेटिकली आहिस्ता-आहिस्ता। सो आई थॉट इट वाज़न्ट फॉर मी। मैंने मना कर दिया। ठीक है, बात हो गई। फिर 2015 में जब मैंने पहला यूएस टूर किया, तो ही इनवाइटेड मी टू डू अ रेसिडेंसी एट यूसीएलए। अच्छा। 1 हफ्ते की रेसिडेंसी एज़ अ आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। आप परफॉर्मेंस करो, क्लासरूम में जाके लेक्चर करो, ऑब्ज़र्व करो क्या हो रहा है, और बाद में आपके ऊपर रिपोर्ट लिखेंगे लोग कि क्या रहा। जी, जी। सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैंने बहुत करीबी और नज़दीकी तरीके से एथनोम्यूज़िकोलॉजी क्या है और इस रिसर्च की ज़रूरत क्या है, हुँ। उसको महसूस किया। और मैं एक ऐसे पड़ाव पे भी था कि मैं म्यूज़िकली कुछ और करना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है काम, बढ़िया। बट एक म्यूज़िकली मेरे कंधों पे जो एक एक धरोहर कह लीजिए या ट्रेडिशन कह लीजिए, वो कॉम्पोज़िशंस वग़ैरह थी, वो कैसे निकलेंगी? मुझे एक एक अपने आप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में करना था म्यूज़िकली काम करने के लिए, और सीखना था। हुँ, हुँ। और मेरे नाना जी ऑलरेडी जा चुके थे उस वक़्त, तो एक बड़ा ही कल्चरली वॉइड हो गया था, हुँ, हुँ। और पर्सनली भी। तो और वहाँ जाके मैंने
ऐसी-ऐसी चीज़ों के साथ अपना तारुफ़ कराया कि जो मैं रोज़मर्रा मेरी ज़िंदगी में थी। सीना बसीना तालीम, वो लिखा हुआ है। हुँ। उसके बारे में बात हो, पुराने सारंगी प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, वो क्या बोलते थे, क्या खाते थे, कैसे बैठते थे, कौन-सा तार लगाते थे, सो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किताबों में एक उस्ताद मिल गया, हुँ। सडनली, कि एक तो उस्ताद चले गए लेकिन ऊपर वाले ने एक दूसरा उस्ताद ऐसे म्यूज़िकोलॉजी के थ्रू आपको दे दिया। तो आई वाज़ लाइक वॉव! आई वांट टू लर्न। आई एक्चुअली वांट टू रीलर्न एंड अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो I started applying left, right and center and Professor Newman became my mentor. तो उन्होंने बोला कि अच्छा अब थोड़ा लेट हो गया है, अब तो मैं वैसे भी रिटायर हूँ, लेट्स सी क्या होता है क्योंकि अब फंडिंग वंडिंग बड़ा मुश्किल है। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग, सो बिकॉज़ ही वाज़ रिटायर्ड तो यूसीएलए ने मना कर दिया, कहना कि वी वोंट वर्क विद यू, वी आर ऑलरेडी इन अ ट्रांजिशन। वेस्लेयन यूनिवर्सिटी है, ये बहुत कमाल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। यो यूनिवर्सिटी है जिसमें जॉन मैक्लॉफ्लिन जी ने कर्नाटिक सीखा। L. Shankar ji was the first Indian classical music to have earned a PhD from the same program I earned. They met Zakir Bhai in Washington University, Seattle in the same program और शक्ति की बातें शुरू हुई। इनफैक्ट शक्ति जो नाम है वो वेस्लियन का साउथ एशियन स्टूडेंट्स ग्रुप है जो वेस्लियन यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। ओह! बिचेस ब्लू माइल्स डेविस जी की जो एल्बम है उसके लिए जॉन मैक्लॉफ्लिन जी रिकॉर्डिंग करने जाते थे न्यूयॉर्क वेस्लियन यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत काम हुआ है वहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक का। बाला सरस्वती जी बहुत घरानेदार पुरानी 1960s की भरतनाट्यम डांसर, शी वाज़ द फर्स्ट हेरिडिटरी डांसर टू हैव गॉन देयर एंड एस्टैब्लिश्ड द प्रोग्राम। उसके बाद डागर ब्रदर्स गए वहाँ, तो बातचीत नहीं है लेकिन रिसर्च इतनी पुरानी और इतना पुराना एक ब्रिज चालू हुआ है म्यूजिशियंस का कि बड़े-बड़े उस्ताद, बड़े-बड़े अज़मी लोग वहाँ जाके पहुँच के उन लोगों ने काम किया है। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि आप आएँ सुहेल, हम आपके साथ काम करेंगे। तो अब ये सब टूर में ही हो रहा है। मैं टूर कर रहा हूँ और मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। सो वो ऐसा हुआ कि मैं टूर पे अमेरिका गया, वहाँ से यूके आया, सो इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया मैं वापस यूएस चला गया। विधि का विधान देख लिए, अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ करने एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इट्स बीन व्हाट 9 इयर्स। गज़ब, गज़ब। एक बड़ा ही फ़ेवरेट सवाल है मेरा, जी, जो मैं सबसे पूछता हूँ। इंडी म्यूज़िक सीन के हिसाब से, जैसे आपने बोला एक परिक्रमा के साथ आपने लेड ज़ेप का गाना परफ़ॉर्म किया था। तो कोई एक ऐसा गाना हो जो आपको बहुत इमोशनली या म्यूज़िकली टच किया हो, तो वो कौन-सा गाना हो? तो अद्वैता ने 2011 में एक एल्बम रिलीज़ की थी साइलेंट सी, जी, जी। तो उसका एक गाना है मैंडा इश्क। हाँ जी, हाँ जी। ये बाबा बुल्ले शाह बहुत ज़बरदस्त सूफ़ी सेंट रहे हैं पंजाब के और उन्होंने कई लैंग्वेजेस में उस एरिया की लिखी थी। तो ये भी लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं पंजाबी है, ये सराइकी है। मैंडा इश्क भी तू, मैंडी जांद भी तू, मैंडी जिंदड़ी दीन इबा, तो मैंडा इज़ अ डायलेक्ट ऑफ पंजाबी कॉल्ड सराइकी, तो उसमें बोला जाता है। जी, जी, जी। सो वो है। और एक दूसरा गाना हमारा बहुत मकबूल हुआ आदित्य बलानी जी के साथ, लागे रे। तो जैसे ये पर्टिकुलर गाने का आपने नाम लिया, जी, तो अब अगर आपको ये गाना बजाना हो, जी, बट अद्वैता के साथ नहीं, जी। अद्वैता के सारे मेंबर्स को, क्योंकि उनके साथ आपका इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है कि अच्छा। कितना खूबसूरत है। जी, जी। तो ओनी भाई की जगह कौन कीज़ पे होना चाहिए, कुमार भाई की वाह! जगह कौन ड्रम्स पे, आप कोई भी, मतलब लिटरली कोई भी दुनिया में से जो ड्रीम म्यूज़िशियंस आपके दिमाग में आए, तो वो लाइनअप कैसा दिखेगा? वॉव! अम, आई थिंक अगर ओनी जी कीज़ पे ना हो, तो मैं एक हारमोनियम प्लेयर हैं मुंबई में, अखलाक हुसैन वारसी साहब जो हरिहरन जी के साथ बजाते हैं। जी, जी, जी। बहुत मीठे हारमोनियम प्लेयर हैं एंड मैं उनको बहुत सुनता हूँ, सीखता हूँ। आई थिंक ही वुड डू मैजिक टू इट। और अगर ड्रम्स पे कुमार भाई को हटा दिया जाए तो आई वुड गो टू जीनो भाई, अरे वाह! जीनो बैंक साहब क्या ज़बरदस्त जी, आर्टिस्ट हैं, तो जी। वो तो चार चाँद लगा देंगे।
और अगर शेखू भाई, अभिषेक माथुर भाई को अगर गिटार से हटा दिया जाए, तो मेरे एक बहुत करीबी कोलैबोरेटर हैं यूके में, जेम्स यॉक्सटन जी, जो बहुत अच्छा अकूस्टिक गिटार बजाते हैं और बहुत मकबूल नाम हैं, डोमिनो रिकॉर्ड्स के बड़े क्रिटिकली एक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं, उनको लूँगा मैं। और एंड ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माय या हेड, मैं बहुत सोच नहीं रहा इस बारे में। और बेस गिटार। बेस गिटार पे मैं अपराइट बेस लूँगा। अम, मोहिनी जी बहुत अच्छा बजा रही हैं आजकल, मुझे पता नहीं वो अपराइट बजाती भी हैं कि नहीं, बट आई एम श्योर शी कैन डू मैजिक टू या इट। और तबला। तबले में मैं लूँगा, उफ, देयर सो मेनी तबला प्लेयर्स, दिस इज़ अ हार्ड वन। मे बी दिलदार हुसैन खां साहब, नुसरत साहब के तबला प्लेयर, अच्छा। क्योंकि वो कव्वाली नुमा उसका है, तो वो जो उनके हाथ में एक ग्रूव और एक मिठास है, वो कव्वाली की वो ज़बरदस्त चीज़ है, तो उनको लिया जाएगा। उज्जवल भाई की जगह? उज्जवल भाई की जगह मैं लूँगा अरशद भाई को, जिन्होंने अभी बंदिश बैंडिट्स का गाया है, कलकत्ता आईटीसी, एसआरए के, वो बड़े ज़बरदस्त वोकलिस्ट हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी उज्जवल जी से अच्छा। सिमिलर है, उनको लूँगा। और अगर मैं सारंगी ना बजाऊँ नहीं, तो आप तो बजा अच्छा मैं बजाऊँगा, आप बजाएँगे। चयन भाई की जगह? चयन भाई की जगह तो फिर मैं चयन भाई की जगह सील को ही लूँगा। क्योंकि वो इंडियन वर्ज़न है हमारे सील का, चयन भाई। और बहुत सील खुद सुरीले आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जी, जी। तो ऑनेस्टली होप करता हूँ कि कभी ये कोलैबोरेशन भी ज़रूर हो।